Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 4 वायु पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये अध्याय यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत अहम है। वायुमंडल, मौसम, जलवायु, इन सब की समझ यहीं से बननी शुरू होती है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि एनसीईआरटी की हर छोटी बड़ी बात को खंगालें, गैसों के प्रतिशत से लेकर वायुमंडल की परतें, हवाएं, बारिश, सब कुछ, ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो सके। हम सिर्फ तथ्य में ही लटेंगे, बल्कि उनके पीछे का क्यों भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं उसी चीज से जो हमें हर पल घेरे रहती है पर जिसे हम देख नहीं पाते, हमारा वायुमंडल। सही कहा। पृथ्वी के चारों ओर हवा का ये जो अदृश्य कंबल लिपटा है, यही वायुमंडल है। इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये कंबल, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक चीज से नहीं बना है ना, इसमें कई गैसें मिली हुई हैं। हाँ, बहुत सारी गैसें, लेकिन दो मुख्य हैं। सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, करीब 78%। 78%, ये तो बहुत ज्यादा है, पर ये सीधे हमारे सांस लेने के काम नहीं आती है ना? नहीं, हम इसे सीधे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पौधों की बढ़ोतरी के लिए ये बेहद जरूरी है। पौधे इसे सीधे हवा से नहीं ले पाते। हाँ, वो मिट्टी से लेते हैं जहां बैक्टीरिया वगैरह ऐसे बदल देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो यूपीएससी का एक पसंदीदा टॉपिक भी रहा है। बिल्कुल। दूसरी मुख्य गैस है ऑक्सीजन, लगभग 21%। ये तो खैर हम सब जानते हैं, जीवनदायिनी है, सांस लेने के लिए जरूरी। तो 78 और 21 मिला के 99%, तो यही दो गैसें हो गई। बाकी 1% में क्या क्या है? उस 1% में भी कई गैसें हैं, जैसे आर्गन है, करीब 0.93%, और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा तो बहुत कम है, शायद 0.03% के आसपास। हाँ, सिर्फ 0.03%, लेकिन इसका असर देखिए कितना बड़ा है। पौधे इसी से अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। और ये गर्मी भी रोकती है ना? ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी जो गर्मी छोड़ती है, उसे ये सोख लेती है और पृथ्वी को रहने लायक गर्म बनाए रखती है। इसके बिना पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती। लेकिन आजकल इसी गैस की मात्रा बढ़ने से दिक्कत हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग वाली बात। सही। जीवाश्म ईंधन जलाने से CO2 बढ़ रही है और पृथ्वी का तापमान भी। तो देखिए, 0.03% भी कितना नाजुक संतुलन साधता है। इस 1% में और क्या है? ओजोन, हीलियम? हाँ, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें भी हैं, बहुत कम मात्रा में। और दो और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, धूल के कण और जलवाष्प। धूल के कण? हवा में धूल का क्या काम? अरे, ये बहुत जरूरी है। हवा में जो नमी होती है, मतलब जलवाष्प, वो इन्हीं छोटे छोटे कणों पर जमा होकर पानी की बूंदें बनाती है। अच्छा, इन्हें शायद संघनन नाभिक कहते हैं। इनके बिना बादल नहीं बनेंगे? हाँ, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। इनके बिना बादल बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जलवाष्प तो खैर हवा की नमी है ही, जिससे बादल और बारिश होती है। तो ये तो हो गया कि हमारा वायुमंडल किन चीजों से बना है, पर क्या ये पूरा कंबल एक जैसा है या इसकी भी परतें हैं? नहीं, एक जैसा नहीं है, इसकी परतें हैं, और वो भी तापमान के आधार पर बटी हुई हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाएं तो 5 मुख्य परतें मिलती हैं। 5 परतें। सबसे पहली कौन सी है जिसमें हम रहते हैं? वो है क्षोभमंडल, यानी ट्रोपोस्फियर। हम इसी में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सारी घटनाएं, बारिश, बादल, कोहरा, ओले पड़ना, सब कुछ यहीं होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? औसत ऊंचाई करीब 13 किलोमीटर है, लेकिन ये ध्रुवों पर थोड़ी कम, करीब 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर ज्यादा, करीब 18 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसमें ऊपर जाने पर तापमान का क्या होता है? इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तापमान गिरता जाता है। औसतन हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अच्छा, तभी पहाड़ों पे ठंडक होती है। क्षोभमंडल के ऊपर? उसके ऊपर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। समताप मतलब यहाँ तापमान समान रहता है? लगभग। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ घटता नहीं, बल्कि थोड़ा बढ़ता है।
और सबसे खास बात, यहाँ मौसम की गड़बड़ी, बादल वगैरह लगभग नहीं होते। इसीलिए हवाई जहाज इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं। और ओजोन परत भी यही है। बिल्कुल, ओजोन गैस की परत इसी समताप मंडल में है। ये सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी मतलब यूवी किरणों को सोख लेती है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये बहुत जरूरी है। समताप मंडल के बाद कौन सी परत आती है? तीसरी परत है मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। ये करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और यहाँ तापमान का क्या होता है? यहाँ तापमान फिर से ऊंचाई के साथ तेजी से गिरता है। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हो सकती है। -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस? और सुना है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं? हाँ, ज्यादातर उल्कापिंड हवा के घर्षण से इसी परत में जलकर खत्म हो जाते हैं। एक और सुरक्षा कवच मध्यमंडल के ऊपर, इसके ऊपर है बाह्य वायुमंडल यानी तापमंडल, थर्मोस्फियर। ये 80 से 400 किलोमीटर या उससे भी ऊपर तक फैला है। तापमंडल, थर्मो मतलब गर्म। हाँ, यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन वहाँ हवा इतनी पतली होती है कि वो गर्मी महसूस नहीं होती। अच्छा, और इसी में वो आयन मंडल भी है ना? सही पकड़े। आयन मंडल यानी आयोनोस्फीयर इसी तापमंडल का हिस्सा है। इसमें बिजली वाले कण आयन होते हैं। और ये रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजते हैं? बिल्कुल, इसी वजह से रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। ये परत संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बाहरी परत? वो है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। यहाँ हवा बहुत ही ज्यादा पतली होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिलती हुई महसूस होती हैं। कमाल है। हर परत का अपना एक खास काम है। कोई जीवन दे रही है, कोई मौसम बना रही है, कोई यूवी किरणों से बचा रही है, कोई उल्कापिंडों से, तो कोई रेडियो चलाने में मदद कर रही है। हाँ, सच में एक सुरक्षा कवच। बिल्कुल। ये परतें मिलकर ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं। आपने वो तापमान गिरने की बात की थी क्षोभ मंडल में, जी नॉर्मल लैप्स रेट। कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है ना, तापमान व्युत्क्रमण। हाँ, होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कभी कभी खासकर शांत ठंडी रातों में जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी हो जाती है। तब ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है? इससे हवा का ऊपर उठना रुक जाता है और अगर प्रदूषण हो तो वो नीचे ही फंस जाता है। कोहरा भी घना हो सकता है। अच्छा, अब उन दो शब्दों पर आते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, मौसम, वेदर, और जलवायु, क्लाइमेट। क्या फर्क है इनमें? देखिए, मौसम जो है वो वायुमंडल की हर घंटे या हर दिन की स्थिति है। आज धूप है, कल बादल होंगे, परसों बारिश हो सकती है, ये सब मौसम है। ये बहुत जल्दी बदलता है। और जलवायु? जलवायु किसी जगह के मौसम का लंबे समय का औसत है। मतलब बहुत सालों तक, जैसे 30-35 साल या उससे भी ज्यादा, किसी जगह का मौसम औसतन कैसा रहता है। जैसे हम कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है। बिल्कुल। या सहारा रेगिस्तान की जलवायु गर्म और सूखी है। ये एक लंबे समय का पैटर्न है, रोज का हाल नहीं। ये समझना जरूरी है, खासकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। अच्छा, अब बात करते हैं तापमान की। तापमान सीधी भाषा में कहें तो हवा में मौजूद गर्मी या ठंडक का माप है। डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। और पृथ्वी पर तापमान का मुख्य स्रोत तो सूरज ही है। वो सूर्यातप वाली बात। हाँ, इंसोलेशन यानी सूर्यातप, सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। यही हमारी पृथ्वी और वायुमंडल को गर्म करती है। लेकिन ये ऊर्जा सब जगह बराबर नहीं पहुंचती है ना। भूमध्य रेखा और ध्रुवों में फर्क होता है। बिल्कुल। भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, तो वहां सूर्यताप ज्यादा होता है और तापमान भी ज्यादा रहता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, किरणें तिरछी होती जाती हैं। तिरछी किरणें ज्यादा बड़े इलाके में फैलती हैं और उन्हें वायुमंडल की मोटी परत से गुजरना पड़ता है, तो गर्मी कम हो जाती है। इसीलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। कारण बताओ में पूछा जा सकता है। तापमान पर ऊंचाई, समुद्र से दूरी का भी असर होता है। हाँ, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, ये हमने देखा। समुद्र के पास तापमान ज्यादा बदलता नहीं, सम रहता है। लेकिन समुद्र से दूर अंदरूनी इलाकों में गर्मी में खूब गर्मी, सर्दी में खूब सर्दी पड़ती है। क्योंकि जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है पानी की तुलना में। सही कहा।
हवाएं और समुद्री धाराएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। तापमान के बाद आता है वायुदाब, एयर प्रेशर, हवा का वजन। हाँ, हमारे ऊपर जो हवा का पूरा स्तंभ है, उसका भार पृथ्वी की सतह पर जो दबाव डालता है, वही वायुदाब है। इसे बैरोमीटर से मापते हैं। क्या ये दाब हर जगह एक जैसा होता है? नहीं। सबसे पहली बात, ऊंचाई पर जाने पर हवा पतली होती जाती है, तो दाब घटता है। पहाड़ों पर इसीलिए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। और तापमान से इसका क्या रिश्ता? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हवा गर्म होती है तो वह फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। इससे नीचे जमीन पर हवा का दबाव कम हो जाता है, बनता है निम्न दाब क्षेत्र। लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब बादल वाला मौसम। हाँ, निम्न दाब आमतौर पर बादल वाले आकाश और नम मौसम से जुड़ा होता है। और जब हवा ठंडी होती है? ठंडी हवा भारी होती है, वो नीचे बैठती है, इससे जमीन पर दबाव बढ़ जाता है, बनता है उच्च दाब क्षेत्र, हाई प्रेशर। उच्च दाब के साथ अक्सर आसमान साफ रहता है। तो गर्म हवा ऊपर उठकर कम दाब, ठंडी हवा नीचे बैठकर ज्यादा दाब बनाती है, और इसी दाब के अंतर से हवा बहती है, जिसे हम पवन कहते हैं। एकदम सही। हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। इसी गति को पवन कहते हैं। और हवा की तेजी किस पर निर्भर करती है? दाब के अंतर पर। जितना ज्यादा अंतर, उतनी तेज हवा। लेकिन हवा सीधी नहीं बहती है ना, पृथ्वी के घूरने का असर पड़ता है। कोरियोलिस बल। हाँ, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। पृथ्वी के घूमने के कारण ये बल लगता है, जो उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हवाएं भी कई तरह की होती हैं। एनसीईआरटी में 3 प्रकार बताए हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 प्रकार है। पहला, स्थायी पवनें या ग्रहीय पवनें। ये साल भर लगातार एक खास दिशा में बहती रहती हैं। जैसे व्यापारिक पवनें। ट्रेड विंड्स। हाँ, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पूर्वा पवनें, ये सब स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार, मौसमी पवनें। ये मौसम या ऋतु के हिसाब से अपनी दिशा बदल लेती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो भारत का मानसून ही है। बिल्कुल, मानसून मौसमी पवन का बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा प्रकार है स्थानीय पवनें। स्थानीय हाँ, मतलब किसी खास इलाके में चलने वाली। हाँ, ये किसी छोटे क्षेत्र में साल या दिन के किसी खास समय में ही चलती हैं। जैसे उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म सूखी हवा लू, या फिर वो समुद्र और जमीन के बीच चलने वाली हवाएं, समुद्री समीर और स्थलीय समीर। सही। तो ये 3 प्रकार हो गए, स्थायी, मौसमी और स्थानीय। अभ्यास में मिलान करने को आ सकता है। व्यापारिक पवनें स्थायी, लू स्थानीय, मानसून मौसमी। ठीक है, अब आते हैं वायुमंडल के एक और अहम हिस्से पर, आर्द्रता, मॉइस्चर या नमी। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, मतलब हवा में मौजूद जलवाष्प, वाटर वेपर की मात्रा। जब हवा में ये बहुत ज्यादा होती है तो हम कहते हैं मौसम बड़ा आर्द्र है, चिपचिपा है। और ऐसे दिनों में कपड़े भी देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में पहले से ही इतनी नमी है कि वो और नमी आसानी से सोख नहीं पाती। वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। ये भी एक कारण बताओ वाला अच्छा सवाल है। ये नमी हवा में आती कहाँ से है? जलचक्र। हाँ, वाटर साइकिल का हिस्सा है ये। सूरज की गर्मी से समुद्रों, झीलों, नदियों का पानी भाप बनकर, मतलब जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है। पौधे भी पानी छोड़ते हैं। फिर ये जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडा होता है। हाँ, ऊपर उठकर ठंडा होता है और संघनित होकर पानी की नन्ही नन्ही बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है। इसी से बादल बनते हैं। और इसके लिए वो धूल कण चाहिए होते हैं। हाँ, वो नाविक का काम करते हैं। बादल भी कई तरह के होते हैं। पंख जैसे पक्षाभ, सिरस, रुई जैसे कपासी, क्यूमुलस, परतदार, स्तरीय, स्ट्रैटस, और काले बारिश वाले वर्षा मेघ, निम्बस। ओस, पाला, कोहरा, ये भी संघनन के ही रूप हैं। बिल्कुल। और जब ये बूंदें या क्रिस्टल बादलों में इतने भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें रोक नहीं पाती, तब क्या होता है? तब वो नीचे गिरते हैं। वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। अगर पानी की बूंदें हैं तो वर्षा, रेन। सही। और अगर बर्फ के क्रिस्टल हैं तो हिमपात, स्नोफॉल। कभी-कभी जमी हुई बूंदें, स्लीट या ओले, हेल भी गिरते हैं। बारिश होने के भी अलग अलग तरीके हैं। अध्याय में 3 प्रकार बताए गए हैं। हाँ, वर्षा के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहली है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये कैसे होती है? जब जमीन गर्म होती है तो हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है, ऊपर ठंडी होकर बादल बनाती है और जोरदार बारिश करती है।
अक्सर गरज और बिजली के साथ। भूमध्य रेखीय इलाकों में ये आम है। अच्छा, दूसरी है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब नमी वाली हवा पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है, ठंडी होती है और पहाड़ के उसी ढाल पर बरस जाती है जिधर से हवा आई थी। विंडवर्ड साइड। और पहाड़ के दूसरी तरफ लीवर्ड साइड हवा नीचे उतरती है, गर्म और सूखी हो जाती है। वहाँ बारिश कम होती है। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। और तीसरी है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल या वाताग्री वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल। जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं वाताग्र पर, तो गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है, ठंडी होकर बरसती है। ये ज्यादा बड़े इलाके में होती है। तो ये थे वर्षा के 3 प्रकार, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। वर्षा बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो बाढ़, कम हो तो सूखा। बिल्कुल। ये पूरा अध्याय यही दिखाता है कि हवा, तापमान, दाब, नमी, ये सब कैसे मिलकर हमारे मौसम और जलवायु को बनाते हैं। हाँ, और ये सब समझना यूपीएससी के लिए कितना जरूरी है। जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं वो भी इन्हीं बातों को पुख्ता करते हैं। जैसे वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत। वायुमंडल का ज्यादातर भाग किन 2 गैसों से बना है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल की स्थिन प्रतिदिन की स्थिति। वर्षा के 3 प्रकार, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा। और वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। हाँ, और बाकी प्रश्न भी इन्हीं अवधारणाओं पर आधारित हैं। जैसे ओजोन परत का काम, यूवी किरणों से बचाना, शोभ मंडल का महत्व, मौसम की घटनाएं, ऊंचाई पर दाब का कम होना, पवनों के प्रकार का मिलान, आर्द्र दिन में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं, वाष्पीकरण कम, और ध्रुवों की ओर सूर्यताप क्यों घटता है, किरणों का तिरछापन। हाँ, ये अभ्यास जरूर हल करने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा से अगर प्रीलिम्स के लिए कुछ खास बातें निकालनी हो तो क्या होंगी, फटाफट बता दीजिए। प्रीलिम्स पॉइंटर्स संक्षेप में: संगठन N2 88%, O2 21%, CO2 ग्रीन हाउस 0.03%, आर्गन 0.93%। परतें नीचे से ऊपर: शोभमंडल मौसम, समतापमंडल ओजोन, मध्यमंडल उल्कापिंड, तापमंडल आयोन मंडल, बहिर्मंडल विरल। दाब ऊंचाई पे घटता है। गर्म हवा इज इक्वल टू निम्न दाब, ठंडी हवा इज इक्वल टू उच्च दाब। पवन उच्च से निम्न दाब। स्थायी, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा, मौसमी, मानसून, स्थानीय, लू। कोरियोलिस प्रभाव: वर्षण प्रकार, संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवाती। मुख्य शब्द: सूर्यातप, मौसम, जलवायु, आर्द्रता, आयोन मंडल, ओजोन परत। बहुत अच्छे। और मेंस के लिहाज से इन बुनियादी बातों को कैसे देखें? मेंस के लिए सोचें। जलवायु परिवर्तन, CO2, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, इन सब का क्या असर है? मानवीय गतिविधियां कैसे जिम्मेदार हैं? मौसम और आपदा, मानसून कैसे काम करता है? भारतीय कृषि पर इसका क्या असर है? चक्रवात क्यों और कैसे बनते हैं? उनका प्रबंधन कैसे हो? बाढ़ और सूखे का प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, आयन मंडल का संचार में क्या महत्व है? पारिस्थितिकी, ये वायुमंडलीय संरचना जीवन को कैसे संभव बनाती है? जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर क्या असर पड़ रहा है? नीति निर्माण, मौसम और जलवायु की समझ क्यों जरूरी है कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण नीतियों के लिए? बहुत बढ़िया। तो कक्षा 7 की ये बातें भी यूपीएससी के बड़े मुद्दों से सीधे जुड़ती हैं। बिल्कुल, नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। आगे की पढ़ाई के लिए ये आधार का काम करती हैं। श्रोताओं को सलाह देंगे कि मानक किताबों से इन विषयों को और विस्तार से पढ़ें। तो आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी, जाने से पहले बस एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। सोचिए कि वायुमंडल की ये परतें, ये गैसें, ये दबाव, ये जलचक्र, ये सब मिलकर कितने नाजुक संतुलन पर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। और हमारी गतिविधियां, इंसान की गतिविधियां इस संतुलन को कैसे और कितना प्रभावित कर रही हैं।
इस संतुलन को बनाए रखना क्यों जरूरी है और ये किसकी जिम्मेदारी है? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.